राम राम, बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर से खंडवा डिफेंस फैक्ट पर। आज की ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है, जो कि सीधे जापान के संदर्भ से निकलकर सामने आई है। वैसे मैं आपको बता दूं कि इस खबर को हम भारतीयों ने बिल्कुल पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। थोड़ा सा नेगेटिव यहाँ पर यही है कि कॉन्फ्लिक्ट के बीच में रशिया का भी एंगल आता है, लेकिन अगर इससे प्योरली चाइना वाले एंगल से देखा जाए, जो कि अल्टीमेटली चाइना के ऊपर ही केंद्रित होगा, तो निश्चित तौर पर इससे ज्यादा पॉजिटिव खबर आज की तारीख में हम भारतीयों के लिए दूसरी कुछ हो ही नहीं सकती। चलिए बात करते हैं, जानते हैं किस तरह से जापान ने अपनी एक सबसे बड़ी मूर्खता को त्यागते हुए नई दिशा की ओर आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं उनके अनुसार तो बिल्कुल यही दिखाई दे रहा है। आप सभी को अगले कुछ मिनटों में सारी कुछ चीजें डिटेल में बता दूंगा। आप बस इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और यार केवल 2 सेकंड्स का काम है, पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, बाद में आप भूल जाएंगे। तो देखिए, पहले भी शायद मुझे याद है मैंने एक वीडियो में आपको बताया था, मान लीजिए कि आप ही किसी देश के कर्ता धर्ता हैं और आपके शासनकाल के दौरान आपका एनिमी जो सबसे बड़ा है, बहुत ताकतवर है, वो आपके ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर देता है। यानी जापान के ऊपर न्यूक्लियर अटैक हुआ है, हम सभी जानते हैं। दुनिया भर में एकमात्र जापान ही ऐसा देश है जिसने न्यूक्लियर हमले का दंश सहा है। वो कितना भयानक था वो आप सभी जानते हैं। तो मान लीजिए कि जापान के कर्ता धर्ता आप ही हैं, वहां के शासक आप ही हैं, और आपके ही कार्यकाल के दौरान इस तरह का न्यूक्लियर अटैक होता है, तो आपका अब अगला स्टेप क्या होगा? आप इसके बाद क्या करेंगे? ऑब्वियसली आप यही करेंगे ना कि हमारे देश को और सशक्त बनाएंगे। जापान को सबसे पहले तो इस क्राइसिस से बाहर निकालेंगे। क्राइसिस से बाहर निकल जाने के बाद आप अपनी डिफेंस व्यवस्थाओं को और मजबूत करना शुरू कर देंगे। अपने जापान को इतना ज्यादा ताकतवर बना देंगे कि दूसरा कोई भी अन्य देश इसके ऊपर न्यूक्लियर वेपन से अटैक करने के बारे में सोचे तक भी नहीं। और इसके लिए आपको सबसे ज्यादा प्राथमिकता से इस काम को करना होगा कि बदले में आप भी न्यूक्लियर वेपन्स तैयार करें। जी हाँ, जब आपके पास भी न्यूक्लियर वेपन्स तैयार हो जाएंगे, ठीक भारत की तरह ही, तो आपका दुश्मन 100 बार सोचेगा कि यार अगर हमने इसके ऊपर न्यूक्लियर वेपन से अटैक कर दिया तो इसका जो होगा वो तो होगा ही होगा, लेकिन जो इसका होगा वही का वही ये बाद में हमारे लिए भी क्रिएट कर देगा, इस बात की गारंटी है। तो इसी डर की वजह से आपका कोई भी दुश्मन, एनिमी वगैरह आपके ऊपर न्यूक्लियर अटैक करने के बारे में सोचेगा भी नहीं। सोचिए 1998-1999 में अगर अटल बिहारी वाजपेयी अपनी पूरी सरकार गिर जाने की कीमत पर भी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किए होते, तो आज क्या परिस्थितियां होती? संभवतः चाइना नॉर्थ ईस्ट को कब्जा चुका होता। पाकिस्तान, जो कि हमारे आगे बिल्कुल बच्चा है, इवन हमारा ही बच्चा है, वो भी हमें और बड़े स्केल पर परेशान कर रहा होता, और शायद कश्मीर में बहुत ही ज्यादा तांडव मचा दिया होता। अटल बिहारी वाजपेयी जी की लंगड़ी गवर्नमेंट के लिए बहुत मुश्किल था न्यूक्लियर टेस्ट करना, और उन्होंने न केवल न्यूक्लियर टेस्ट किया, क्योंकि न्यूक्लियर टेस्ट तो पहले भी हो चुका था, लेकिन उस समय न्यूक्लियर टेस्ट करने के बाद जब दबाव पड़ा तो हम लोगों ने हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम को छोड़ दिया था बीच में। इसे विशेष तौर पर आगे नहीं बढ़ाया गया, और ना ही हम लोगों ने उस न्यूक्लियर टेस्ट के बाद अपने आप को न्यूक्लियर पावर कंट्री घोषित किया था। 1998-1999 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट के दौरान न्यूक्लियर परीक्षण हुए थे पोखरण में, उस समय न केवल हम लोगों ने टेस्ट किए, न केवल दुनिया भर के दबाव और सैंक्शंस को झेला, बल्कि हम लोगों ने इस बात को डिक्लेयर किया, अनाउंस किया कि अब से हम न्यूक्लियर पावर नेशन हैं। यानी अब हमारे पास एक्टिव न्यूक्लियर वेपन्स आ चुके हैं और ये रहेंगे हमारी सेवाओं में। उसके बाद ही भारत की धाक जमनी शुरू हुई और भारत एक क्षेत्रीय पावर के तौर पर उभरा। लेकिन जापान ने क्या मूर्खता की? जापान ने ये मूर्खता की कि देखिए अब हम शांति के रास्ते पर चलेंगे। अरे भैया, हमसे ज्यादा शांति के रास्ते पर और कौन चल सकता है? भारत से ज्यादा शांति प्रिय देश कोई दुनिया में अन्य कोई आपको देखने के लिए मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। लेकिन इसके बावजूद हम लोगों ने न्यूक्लियर वेपन्स बनाए, उनका टेस्ट किया और उनको हमारी सेवाओं में शामिल कराया। हमको किसी के ऊपर अटैक नहीं करना है, लेकिन हमारे ऊपर कोई अटैक ना कर पाए, इस बात को इंश्योर करने के लिए हम लोगों ने न्यूक्लियर वेपन्स तैयार किए। लेकिन जापान ने वाकई में मूर्खता की, न्यूक्लियर प्रोग्राम से काफी दूरियां बना ली। पूरी क्षमताएं, कैपेबिलिटीज होने के बावजूद उन्होंने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे नहीं बढ़ाया, और बाकी डिफेंस के क्षेत्र में भी उसी एनिमी अमेरिका के ऊपर आश्रित हो गए, जिन्होंने इनके ऊपर न्यूक्लियर वेपन से हमला किया था। चलिए अच्छी बात है, अमेरिका से अगर आपने पैचअप कर लिया तो आपका एक एनिमी कम हो गया, यहाँ पर इस बात को स्वीकारा जा सकता है, लेकिन आपने अपनी व्यक्तिगत क्षमताओं को आगे बढ़ाना चाहिए था। लेकिन अब जापान को कहीं ना कहीं शत्रुबोध हो गया है। जी हाँ, जापान को ये लग गया है कि देखिए जब तक हम लोग न्यूक्लियर वेपन्स तैयार नहीं कर लेते तब तक हम लोग उतना ज्यादा सुरक्षित महसूस नहीं कर सकते। अमेरिका के ऊपर ज्यादा लंबे समय तक भरोसा करना मूर्खता हो सकती है एक दूसरी वाली, जो जापान इस समय करना नहीं चाहता। वैसे जापान ने कभी नहीं स्वीकारा, लेकिन जापान के ऊपर अब आरोप लग रहे हैं। देखिए कुछ महीनों पहले मैंने एक वीडियो बनाकर आपको चाइना के बारे में बताया था कि चाइना ने भी कहा था कि देखिए जापान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को वापस से शुरू करने जा रहा है,
और इसके चलते जापान बहुत ही जल्द न्यूक्लियर संपन्न देश बन सकता है। इसके अलावा अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है, 4-5-6 दिनों पहले की, जब रशिया में चाइना के राजदूत झांग हानुई द्वारा एक बयान दिया गया। इनके द्वारा बहुत ही खतरनाक बात कर दी गई। इन्होंने ये कहा कि देखिए, जापान के पास इस समय 44.4 टन अलग किया गया प्लूटोनियम है। इसके चलते जापान लगभग 5500 न्यूक्लियर वॉरेट्स बना सकता है और टेक्नोलॉजी तो उसके पास ऑलरेडी है। वो टेक्नोलॉजी किंग है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो ये बयान बहुत ही खतरनाक था। हम लोग यहाँ पर मान सकते थे कि देखिए, चाइना थोड़ा सा क्लेवर नेशन है और वो इस तरह की बातें पब्लिक डोमेन में करके कहीं ना कहीं जापान को सबुटाज करने की कोशिश करेगा, ताकि जापान अगर कोशिश भी करना चाहे न्यूक्लियर वॉरेट्स को डेवलप करने की, तब भी वो ना कर पाए और उसके ऊपर एक दबाव आए। क्योंकि जब भारत ने भी न्यूक्लियर टेस्ट किए थे तो उसमें भारत का विरोध करने वालों में, प्रतिबंध लगाने वालों में सर्वाधिक आगे जापान ही था। जापान ने बिल्कुल ऐसा नाटक शुरू कर दिया था उस समय, मानो भारत ने जो न्यूक्लियर वॉरेट तैयार किए हैं वो अपनी सुरक्षा के लिए नहीं, अपने एनिमी के खिलाफ नहीं, बल्कि खुद जापान के खिलाफ ही कर दिए हैं। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि रशिया की तरफ से भी एक बहुत ही सनसनीखेज दावा किया गया है और ये दावा स्वयं राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के एक सहयोगी के द्वारा किया गया है, यानी उनके खासम खास व्यक्ति हैं। इनका नाम एंटोन कोव्याकोव है। आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए, मैं सही से उच्चारण नहीं कर पा रहा हूँ। तो इनके द्वारा ये आरोप लगाया गया है कि अगले 1 साल के भीतर जापान अपने न्यूक्लियर वॉरेट्स तैयार कर लेगा, बना लेगा। जी हाँ, आप रेफरेंस के लिए आर्टिकल पढ़ पा रहे हैं ताश का, ये सरकारी मीडिया हाउस है रशिया का, इन्होंने खुद इस आर्टिकल को पब्लिश किया है। देखिए, जापान और रशिया के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट है। जापान के कुछ आइलैंड्स वगैरह हैं जिनके ऊपर रशिया और जापान दोनों ही दावे करते हैं। इसको लेकर भी दोनों देशों के बीच के संबंध काफी ज्यादा खटास में है। साथ ही अगर इनका पूरा ग्रुप देखा जाए तो एक तरफ चाइना है जो कि न्यूक्लियर पावर है ही और सनकी है, इधर रशिया है जिसे हम लोग सनकी तो नहीं कह सकते लेकिन बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, मिलिट्री सुपर पावर है। इसके साथ साथ एक और सबसे बड़ा सनकी देश नॉर्थ कोरिया है, वो भी न्यूक्लियर पावर है। तो कहने का मतलब जापान के ऊपर इस समय भारी विपदा आई हुई है। उसकी रक्षा करने के लिए अमेरिका है तो सही, वहां पर उसको न्यूक्लियर अम्ब्रेला तो दे रखा है, लेकिन गारंटी नहीं दी जा सकती कि अमेरिका बुरी परिस्थिति में इनका सहयोग करे। तो जापान के पास अल्टीमेटली यही रास्ता बचता है जिससे कि वो अपनी सुरक्षा कर ले। थोड़े बहुत भी अगर वॉरेट बना लेता है तो आप ऐसा समझिए कि जापान के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई हमला करने से पहले 100 बार सोचेगा, उसकी सुरक्षा की गारंटी हो जाएगी। आप ही सोचकर देखिए कि अगर यूक्रेन के पास 2-4 वॉरेट ही होते तो क्या यूक्रेन का वो हाल आज होता जो अभी हुआ है। इसके अलावा रशिया की इस धमकी में काफी ज्यादा पेच भी लगते हैं और काफी गंभीरता भी लगती है। हो सकता है कि यहाँ पर वो स्वयं अमेरिका को कटघरे में खड़ा करना चाहता हो, या अमेरिका को दुविधा में डालना चाहता हो, या अमेरिका की पोल खोलना चाहता हो कि देखिए, अमेरिका आपकी रक्षा नहीं कर सकता, इसलिए आप हमारे डोमिनेंस को मान लीजिए, स्वीकार लीजिए। क्योंकि इस तरह का दावा करने के साथ साथ रशिया के द्वारा एक मॉक ड्रिल वगैरह शुरू करने की भी तैयारी कर दी है जापान के बिल्कुल नजदीक, और इसके लिए भारी इंतजाम भी किए गए हैं, जिसमें रशिया के द्वारा अपनी न्यूक्लियर सबमरीन्स तक को डिप्लॉय किया गया है। देखिए, बताया जा रहा है कि रशिया के द्वारा कुरिल आइलैंड के नजदीक एक बहुत ही बड़े स्केल पर युद्धाभ्यास करना शुरू कर दिया है, जिसमें न्यूक्लियर पावर सबमरीन भी है, गाइडेड मिसाइल्स क्रूजर शामिल किए गए हैं, एंटी शिप्स मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि लगभग 300 किलोमीटर के दायरे पर अटैक कर सकती है। साथ ही बताया जा रहा है कि 13,000 से ज्यादा सैनिक इस युद्धाभ्यास में शामिल हुए हैं। 13,000 टोटल 60 की संख्या में वॉरशिप्स हैं। सबमरीन्स को सपोर्ट करने के लिए अलग से शिप्स वगैरह हैं। इसके अलावा कम से कम 30 की संख्या में एयरक्राफ्ट्स हैं, हेलीकॉप्टर, ड्रोन्स वगैरह अलग। और मैं आपको बता दूं कि ये वही कुरिल आइलैंड है जिसको लेकर जापान और रशिया दोनों ही अपना अपना दावा करते हैं कि ये हमारा है। अब इसको लेकर जापान के द्वारा आपत्ति दर्ज करवाई गई है बड़े स्केल पर। लेकिन अगर रशिया ने मन बना लिया है और डिप्लॉयमेंट कर दी है तो आप उसे युद्धाभ्यास करने से रोक नहीं सकते। मान लीजिए कि युद्धाभ्यास करते करते अगर उनका विचार थोड़ा बदल गया और वो किसी प्रकार के अग्रेशन की ओर आगे बढ़ गए, तब जापान क्या कर लेगा? क्या इस बात की गारंटी दी जा सकती है कि ऐसा कुछ अग्रेशन दिखाने के बाद अमेरिका उनकी मदद करने आएगा? इस समय की परिस्थितियां देखकर ऐसा तो नहीं लगता, क्योंकि अमेरिका इस समय पूरी तरह से ऑक्यूपाई हो रखा है ईरान में। इवन मैंने आपको एक वीडियो में ये भी बताया था कि अमेरिका का आखिरी एयरक्राफ्ट कैरियर जो कि इंडो पैसिफिक में स्थित था, उसे भी इन्होंने ईरान की ओर रवाना कर दिया था। और इसी बात से न केवल जापान बल्कि ताइवान भी विचलित है, साउथ कोरिया इधर विचलित होगा, फिलीपींस और ऑस्ट्रेलिया तक इस बात को लेकर काफी ज्यादा विचलित हैं। अब यही सारे कारण है कि जापान को भी देखने के लिए मिला है कि वो भारत के साथ नजदीकियां लगातार बढ़ा रहे हैं, डिफेंस कॉपरेशन कर रहे हैं, मैरीटाइम सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए भारत के साथ टाइज को मजबूत किया जा रहा है। और अब इस तरह के दावे कि जापान अगले 1 सालों में न्यूक्लियर वॉरेट्स तैयार कर लेगा। तो यहाँ पर रशिया का एंगल देखकर थोड़ा सा नेगेटिव तो लगा, लेकिन मान लीजिए कि
जापान वास्तविकता में न्यूक्लियर वॉरहेड्स तैयार कर लेता है तो चाइना का जो सैंडविच बन पाएगा इसके बाद भारत और जापान के बीच में, वो देखने लायक होगा। देखिए, इस पूरे रीजन की अगर बात की जाए तो फिलहाल चाइना के सामने मजबूती से केवल भारत ही खड़ा हो सकता है। अन्य कोई ऐसा देश नहीं है जो कि चाइना के इंच या फिट में भी आ जाए। लेकिन मान लीजिए कि न्यूक्लियर वॉरहेड तैयार कर लिया जाता है जापान के द्वारा और साथ ही जो बाकी की उसकी डिफेंस प्रिपरेशन चल रही है वो भी सुचारू रूप से चलती रही, भारत का सहयोग उसे मिला और एक अच्छे स्तर पर वो आकर खड़ा हो जाए तो ये चाइना को डोमिनेट करने की स्थिति में आ जाएंगे। इससे भारत का फायदा है क्योंकि चाइना का ध्यान फिर इसके बाद डाइवर्ट होना शुरू हो जाएगा। वो जितनी कोशिश भारत के अगेंस्ट करेगा उतनी ही उसे मजबूरन जापान के खिलाफ भी करनी होगी। अब इस पूरे मुद्दे पर मैं आपका ओपिनियन जानना चाहता हूं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।